गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सुप्रिया कुमारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं द यूनिवर्स चैप्टर, जिसको कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस दो क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बताया और फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, ब्रह्मांड। तो एक क्लास हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में कर चुका है, ये हमारा दूसरा क्लास है। तो हम लोगों ने जहां तक किया उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो लोग भी फर्स्ट क्लास नहीं देख पाए वो प्रीवियस वीडियो में चले जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो को और वहां से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यूनिवर्स को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। यहाँ दिखा हुआ है कि आपको हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल ये क्या है। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है। क्या कहते हैं हम लोग किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को? एटम कहा जाता है। दरअसल किसी भी सब्सटेंस का या पदार्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, सबसे छोटा कण जो होता है, वो होता है हिग्स बोसॉन। सबसे छोटा कण हिग्स बोसॉन होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, किसी भी सब्सटेंस का मूलभूत इकाई है। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, एक हिग्स और एक हमारे इंडिया के सत्येंद्रनाथ बोस ने। इसीलिए इसका नाम पड़ा हिग्स बोसॉन। इसी पार्टिकल को लेन लेडरमैन नाम के साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल कहा। इसी पार्टिकल को लेन लेडरमैन नाम के साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल कहा। और सर्न लेबोरेटरी जो है कि आपको कहाँ पे, जिनेवा में है। वहां पे क्या किया गया कि गॉड पार्टिकल के सिमिलर, है ना, गॉड पार्टिकल के सिमिलर एक पार्टिकल बनाया गया है। किस मेथड से? कोलाइडर, मेड बाय कोलाइडर, मतलब कि प्रोसेस कोलाइडर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर प्रोसेस से सर्न नाम के लेबोरेटरी में गॉड पार्टिकल के सिमिलर ही एक पार्टिकल बनाया गया है। सर्न का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, सर्न का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन रिसर्च सेंटर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। यूरोपियन रिसर्च सेंटर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि कहाँ पर है? जेनेवा में है। और जिसका मेंबर क्या है? हमारा इंडिया भी इसका मेंबर है। तो हम लोग क्या समझे यहाँ से कि हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल किसको कहेंगे? ये किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस के फंडामेंटल पार्टिकल को हम गॉड पार्टिकल कहेंगे। और इसके बारे में किसने बताया या इसकी डिस्कवरी किसने की? हिग्स और बोस नाम के साइंटिस्ट ने मिलकर की। इसीलिए इस पार्टिकल को हिग्स बोसॉन कहा जाता है। और लेन लैंडरमैन ने इस पार्टिकल को क्या नाम दिया? गॉड पार्टिकल नाम दिया। इतना याद रखना है आपको। उसके बाद आपको सर्न क्या है ये याद रखना है कि सर्न हमारा एक लेबोरेटरी है, या कहिए कि आपको रिसर्च सेंटर है न्यूक्लियर फिजिक्स का, जो कि यूरोप में है और जिसका मुख्यालय कहाँ है? जो कि जेनेवा में है ना। और वहां पर क्या किया गया कि गॉड पार्टिकल के सिमिलर एक पार्टिकल बनाया गया कोलाइडर का यूज करके। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाया गया? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर प्रोसेस से बनाया गया, ठीक है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार बना कैसे और स्टार का लाइफ साइकिल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या आएगा इसमें, कितना पढ़ना है हम लोग को, बस उतना ही सटीक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, जो कि जहां से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सके। तो देखिए, स्टार के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टार का जो लाइफ साइकिल है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार का लाइफ साइकिल नेबुला से स्टार्ट होता है। सबसे पहले नेबुला बनता है, नेबुला के बाद बनता है स्टार, उसके बाद बनता है रेड जायंट, और रेड जायंट के बाद फिर दो भागों में बट जाता है स्टार। रेड जायंट के बाद वैसे स्टार जो कि छोटे हैं, है ना, जिनका मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है। आपको हम बताएंगे आगे चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है। जिनका मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है वो किस में चेंज हो जाएंगे? व्हाइट ड्वार्फ और कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो जाएंगे। और जिनका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है उनको लार्ज स्टार कहेंगे। और उनमें क्या होगा? सुपरनोवा होगा। उनमें सुपरनोवा का प्रोसेस होगा। और सुपरनोवा होने के बाद वो न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल, ये इसमें चेंज हो जाएंगे। चलिए,
तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेबुला, क्योंकि स्टार के जो लाइफ है ना, उसका स्टार्टिंग फेज क्या है, नेबुला है, ये आपको याद रखना है। ये स्टार बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, नेबुला से। सबसे स्टार्टिंग फेज लाइफ का उसका नेबुला है। ठीक है, तो देखिए नेबुला क्या है हमारा, कि फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार फॉर्मेशन। नेबुला स्टार के फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है। और नेबुला में क्या होता है, गैसेस होते हैं और डस्ट पार्टिकल होते हैं, और ये सब क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घने रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, पैक रहते हैं। और इसीलिए क्लोजली पैक्ड के कारण वो क्या होता है, उनका हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि पार्टिकल जब डेंस रहेंगे, क्लोजली पैक्ड रहेंगे, तो उनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और फिर जैसे देखिए लोग पास पास बैठे हुए हैं तो गर्मी लगती है ना, तो उसी तरह से नेबुला में जो आपका है गैस पार्टिकल्स और डस्ट काफी डेंस अमाउंट में है, और इसीलिए यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए क्या याद रखना है आपको, स्टार का स्टार्टिंग फेज या फर्स्ट स्टेज लाइफ का क्या कहलाएगा, नेबुला कहलाएगा। नेबुला में क्या होता है, गैसेज और डस्ट पार्टिकल होता है। और किस फॉर्म में होता है गैसेज और डस्ट पार्टिकल, तो आपको गैसेज गैसियस फॉर्म में है और डस्ट पार्टिकल्स है। और ये क्या होते हैं, गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स नेबुला में बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, और इसीलिए ये क्या जनरेट करते हैं, हीट और लाइट जनरेट करते हैं। ठीक है, नेबुला के बारे में समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेबुला के बाद हमारा क्या है, स्टार। नेबुला के बाद आता है स्टार। स्टार में हम लोग देखते हैं, स्टार में क्या हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारा सन स्टार है। तो स्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, यानी कि नाभिकीय संलयन होगा, और उसके हाइड्रोजन गैस का नाभिक संलयित होकर क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा। तो स्टार में फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, और जो कि किस में चेंज हो जाएगा, हीलियम में चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, हीलियम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टार का फ्यूल क्या है, स्टार का ईंधन क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है ना। अब देखिए गैसेस, तीन स्टेट तो मैटर का हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन स्टार में इतना ज्यादा हीट होता है, इतना ज्यादा हीट होता है, कि वो जो गैस होते हैं ना, वो प्लाज्मा स्टेट में बदल जाते हैं। स्टार में जो गैसेस उपस्थित हैं वो प्लाज्मा स्टेट में बदल जाते हैं। अब पूछिएगा कि प्लाज्मा स्टेट कैसा होता है, सॉलिड तो हम लोग देखे हैं, लिक्विड हम लोग देखे हैं, गैस भी हम लोग देखे हैं, लेकिन प्लाज्मा स्टेट हम लोग नहीं देखे हैं। सही बात है, हम लोग नहीं देखे हैं। क्यों, क्योंकि स्टार में जितना लाइट हीट है ना, अगर उतना ही हीट रहेगा तभी वो स्टेट एग्जिस्ट कर पाएगा। और कितना ज्यादा हीट है, आप देख लीजिए सूरज को, सूरज तारा है, और सूरज में जो ईंधन है वो प्लाज्मा के रूप में है ना, प्लाज्मा स्टेट के रूप में है। तो जितना आपका हीट या टेम्परेचर सन में है, अगर उतना ही टेम्परेचर रहेगा तभी तो प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट कर पाएगा, और तभी तो हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोगों ने प्लाज्मा स्टेट नहीं देखा। तो उससे मिलता जुलता आपको हम बता रहे हैं कि आप उसको इमेजिन करके समझ सकते हैं कि वो हमारा प्लाज्मा स्टेट ऐसा ही होता है। कैसा होता है, देखिए हम लोगों को कोल्ड हो जाता है तो नोज फ्लो होने लगता है ना, स्कम निकलने लगता है आपका गले से, नाक से नोजी निकलने लगता है। तो वो स्टेट कैसा होता है, जो हम लोग का गला खराब हो जाता है, हम लोग जो थूक फेंकते हैं बाहर, वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है ना, ना तो वो सॉलिड है और ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड है। वो क्या हो जाता है, आप वो पूरी तरह से गोलाकार रूप ले लेगा, वही स्टेट है प्लाज्मा। ठीक है, वो चिपचिपा जैसा, वही प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। तो उसी स्टेट में ईंधन रहते हैं, किसमें, स्टार में। और स्टार का ईंधन क्या है या फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि नेबुला में जो गैसेस हैं, नेबुला में जो गैसेस हैं वो गैस है ना। नेबुला में जो आप कहिए कि ईंधन है वो क्या है, गैस के रूप में है। लेकिन स्टार में वही ईंधन किस में बदल जाएगा, प्लाज्मा में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट और लाइट बहुत ज्यादा होता है स्टार के पास। तो स्टार का जो ईंधन है वो प्लाज्मा के रूप में होता है, और इसीलिए स्टार का क्या होता है, अपना हीट होता है और अपना लाइट होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि स्टार में या तारे में ईंधन क्या ईंधन रहता है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस आपस में जुड़ते हैं, और उनका नाभिकीय संलयन प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन,
और हाइड्रोजन गैस किस में बदल जाएगा, हीलियम गैस में। तो ये सारा चीजें आपको स्टार का याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। स्टार के बाद हम लोग पीछे क्या देखे थे, स्टार नेबुला हो गया, नेबुला के बाद स्टार हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं। स्टार के बाद है क्या, रेड जायंट। हिंदी में इसको बोलते हैं ये लाल दानव। जायंट मतलब दानव होता है, बहुत बड़ा, रेड जायंट बोला जाता है। तो रेड जायंट के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टार का अगला फेज है रेड जायंट। जब स्टार का 95% ईंधन जब स्टार का 95% ईंधन खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तब स्टार हमारा रेड जायंट में चेंज हो जाएगा। स्टार का 95% ईंधन को खत्म होना है, खत्म हो जाएगा, तब वो पहुंचेगा किस में, रेड जायंट या लाल दानव की स्थिति में। और रेड जायंट या लाल दानव का साइज क्या है, स्टार से बड़ा हो जाता है। नाम से आपको पता चल रहा है ना, ये इसका साइज, स्टार जो भी स्टार है जब वो रेड जायंट के स्टेज में जाएगा तो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और रेड जायंट के पास क्या है, 95% उसका ईंधन खत्म हो चुका है। तो कितना ईंधन बचा हुआ है रेड जायंट के पास, मात्र 5% ईंधन बचा हुआ है। तो देखिए याद आपको क्या रखना है, रेड जायंट या लाल दानव कौन सा स्टेज है, स्टार के बाद वाला स्टेज है। और रेड जायंट का ईंधन क्या होता है, 95% ईंधन खत्म हो चुका होता है रेड जायंट का, है ना। सिर्फ 5% ईंधन उसके पास बचा होता है, और उसका साइज कैसा होता है, स्टार से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, रेड जायंट हो गया। अब रेड जायंट बनने के बाद तारे दो अवस्था में बदल जाएंगे, है ना, दो तरफ तारा हो जाएगा। अगर रेड जायंट के बाद उस तारे का या उस रेड जायंट का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से ज्यादा हो, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना या फिर 1.44 टाइम्स से ज्यादा हो, लगभग 1.5 गुना हो गया। ठीक है, लगभग 1.5 गुना हो गया, ऐसे आप याद रखिएगा, लेकिन आप एग्जैक्ट ही याद रखिएगा लिमिट 1.44 टाइम्स। तो वैसा रेड जायंट जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 टाइम्स से ज्यादा है, वो क्या कहलाएगा, बड़ा तारा कहलाएगा। और जिसका द्रव्यमान उससे कम है वो क्या कहलाएगा, छोटा तारा कहलाएगा। तो एक कंडीशन है क्या, 1.44, है ना, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। तो ये यही जो लिमिट होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इसी को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। और यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रशेखर लिमिट। तो जब रेड जायंट का द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट से कम होगा, यहाँ देखिए आप लेस देन का साइन दिया हुआ है, जब रेड जायंट का द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट से कम होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ और कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ, है ना। जब रेड जायंट का द्रव्यमान या रेड जायंट का द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट से कम है, तब वो किसमें बदलेगा, व्हाइट ड्वार्फ और कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ। आपको चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट का क्या है ध्यान रखना होगा। ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 टाइम्स होता है चंद्रशेखर लिमिट। तो हम देखते हैं व्हाइट ड्वार्फ क्या है और कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ क्या है। तो देखिए व्हाइट ड्वार्फ, नाम से देख रहे हैं ना, व्हाइट ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना, वामन, यानी कि श्वेत वामन, है ना। तारे का ये जो स्टेज है लाइफ का, उसको कहेंगे हम लोग श्वेत वामन। ये क्या है, ये तारे का जो लाइफ है ना, उसका लास्ट स्टेज है ये, है ना, मतलब एकदम मरणासन पर पड़ा हुआ है तारा, जिंदगी का अंतिम क्षण है तारे का। तो ये लास्ट स्टेज है तारे के लाइफ का। और इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते तारे का फ्यूल जो है ये मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए द फ्यूल ऑफ स्टार इज एट द लास्ट फेज इन दिस स्टेज ऑफ स्टार। तो अब तो वो मरने के कगार पर ही है, यानी कि उसका सारा ऊर्जा खत्म हो चुका होगा, उसका सारा एनर्जी खत्म हो चुका होगा, उसकी सारी ईंधन खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, यानी कि अभी मरा नहीं है, एकदम लास्ट कंडीशन में है। तो लास्ट फेज को कहते हैं हम लोग, लास्ट स्टेज को कहते हैं क्या, आपका व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, लास्ट स्टेज को कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। चलिए उसके बाद है कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ। ये क्या है, ये जो है आपका, इसमें तारा मर चुका है ना, इसमें तारा मर चुका है, ये मरा हुआ तारा है। कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ, देख रहे हैं ठंडा पड़ गया एकदम।
ठीक है, मरने के बाद कैसे इंसान ठंडा पड़ जाता है, बॉडी ठंडा, नीला पड़ गया, काला पड़ गया, इंसान ठंडा पड़ गया, उसी तरह तारे भी ठंडे पड़ गए, और उसको कह रहे हैं कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ। तो इस स्टेज में तारे के पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई क्या है आपका, ना तो हीट है, एनर्जी नहीं है, तो ना हीट होगा ना लाइट होगा, और ना हीट होगा ना लाइट होगा, तो तारा कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और इसलिए तारे, इसको क्या कहा गया, कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ। ऐसे तो तारे के पास हीट होता है ना, लाइट होता है, जैसे कि सूरज सबसे अच्छा एग्जाम्पल सन है हमारा, सन के पास हमारा हीट भी है और सन के पास लाइट भी है, ठीक है, क्योंकि अब ये स्टार है, अभी ये रेड जायंट में नहीं आया है, अभी हमारा सन स्टार स्टेज में है। सन का भी एक दिन यही कंडीशन होगा, सन भी हमारा रेड जायंट में आएगा, और रेड जायंट के बाद आप बताइए कि सन किस स्टेज में जाएगा। रेड जायंट के बाद क्या सन व्हाइट ड्वार्फ होगा, बनेगा, या सन में सुपरनोवा होगा। तो चंद्रशेखर लिमिट को देखना पड़ेगा। चंद्रशेखर लिमिट क्या है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो सूर्य का द्रव्यमान, तो सूर्य का खुद का द्रव्यमान तो उसके अपने द्रव्यमान के 1.44 टाइम से तो कम ही है ना, यानी कि हमारा सूर्य क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, उसके बाद कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ बन के मर जाएगा। तो देखिए, तो ये लास्ट स्टेज हुआ कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ, और ये कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ को हम क्या कह रहे हैं, डेड स्टार कह रहे हैं, मरा हुआ तारा, और ये ऐसे ही तैरते रहते हैं स्पेस में, है ना, ये ऐसे ही तैरते रहते हैं स्पेस में, अब ये मर गए, कोई काम नहीं है इनका। चलिए, ये हो गया तारे का आपका स्मॉल स्टार का ये लाइफ, जिसका जिसका की मास चंद्रशेखर लिमिट से क्या है, कम है। अब बड़े वाले का देखते हैं क्या होगा, जिसका द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होगा। देख रहे हैं आप यहाँ सुपरनोवा, सुपरनोवा देख रहे हैं, तो ये एक फेनोमिना है, सुपरनोवा फेनोमिना। ये किसके साथ होता है, ये उस स्टार के साथ होता है जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है, वे क्या होगा, सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा का मतलब है कि विस्फोट होगा उस तारे में, उस तारे में विस्फोट होगा या ब्लास्ट होगा, फिर उस रेड जायंट में ब्लास्ट होगा जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है। और ब्लास्ट होने के, जैसे बड़ा तारा, अब बड़े तारे में ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट होने के बाद क्या होगा, वो कई छोटे छोटे तारे में बदल जाएगा। तो उसी तरह से हमारा रेड जायंट, जिस या फिर लाल दानव, जिसका द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है, उसमें क्या हो रहा है, सुपरनोवा प्रोसेस हो रहा है, और सुपरनोवा होने के बाद वो छोटे छोटे तारे में बदल जा रहा है। उन छोटे छोटे तारों को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, क्वेसर, पल्सर एंड ब्लैक होल, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार, क्वेसर, पल्सर एंड ब्लैक होल। इसमें आप देखेंगे कि क्वेसर और पल्सर का जो स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, ये हाई स्पीड से रोटेट करते हैं क्वेसर और पल्सर, क्योंकि छोटे तारे हो गए ना, छोटे छोटे तारे हो गए, तो इनका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं एक एक करके न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में देखते हैं। तो हमारा न्यूट्रॉन स्टार क्या है, कब बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, यहाँ पर आपको सुपरनोवा कब होगा, देखिए यही सब चीजें हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। सुपरनोवा कब होगा, जब सुपरनोवा तब होगा जब उस रेड जायंट का मास सूर्य सन के मास के 1.44 टाइम्स से ज्यादा हो, ठीक है, तब सुपरनोवा होगा। अब देखिए, सुपरनोवा के बाद तो तीन चार चीजें बन रहे हैं, तो कब बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, कब बनेगा ब्लैक होल, मेन तो इंपॉर्टेंट है ये, क्वेसर पल्सर तो ये लोग न्यूट्रॉन स्टार से फिर बन जाता है। तो देखिए, न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा, तो जब उस रेड जायंट का मास सूर्य के मास से 1.4 टाइम्स से ज्यादा, सूर्य के मास से या सन के मास से 1.4 टाइम्स से ज्यादा हो, और सूर्य के मास के 3 टाइम्स से कम हो, यानी कि 1.4 गुना से ज्यादा और 3 गुना से कम, किससे, किसका गुना, सन के मास का, सूर्य के द्रव्यमान का कम हो, मतलब बीच वाला कंडीशन, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना से ज्यादा और सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से कम वाली अवस्था, जो बीच वाली अवस्था है ना, उसमें क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार। इसमें वो तारा किसमें चेंज होगा, न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होगा। सुपरनोवा हुआ, सुपरनोवा होने के बाद न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा, जब उस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से ज्यादा हो और 3 गुना से कम हो, तो बीच वाला जो अवस्था होगा वो हो जाएगा क्या आपका,
न्यूट्रॉन स्टार बनने का अवस्था। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन स्टार का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है न्यूट्रॉन स्टार का डेंसिटी। क्या कह रहा है, लिखा हुआ भी है, द मास ऑफ वन स्पून ऑफ न्यूट्रॉन, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप जानिए कि न्यूट्रॉन स्टार के एक चम्मच का जो द्रव्यमान है वो माउंट एवरेस्ट का द्रव्यमान के बराबर है। बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत भारी होता है ना। मतलब बहुत घने 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 उसमें आपको जो भी उसका फ्यूल है, गैसेस है, हाइड्रोजन हीलियम है, प्लाज्मा स्टेट में है, वो उसमें अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको न्यूट्रॉन स्टार। अब देखिए, ये देखिए फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो गोल वाला आपको दिख रहा है ना, रेड कलर जैसा, रेड जायंट भी तो बना है न्यूट्रॉन स्टार, तो ये क्या है, न्यूट्रॉन स्टार। ये रेड जायंट न्यूट्रॉन स्टार बना है। अब देखिए ये जल्दी जल्दी ये गोल गोल घूम रहा है, घूमेगा घूमेगा, न्यूट्रॉन स्टार घूमेगा, और घूमते घूमते क्या होगा, इसके ऊपर से, यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ से, और इसकी इधर से देख रहे हैं आप नीचे की तरफ से, इसके ऊपर की तरफ से, इसके नीचे की तरफ से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। इसके ऊपर और इसके नीचे की तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं ना। ये सब, ये सब जो गोल घुमा हुआ है, इधर घुमा हुआ है, इधर घुमा हुआ है, इधर 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 जो देख रहे हैं लाइट जा रहा है, तो ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको कहते हैं, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि हीट है ना उस तारे के पास, अभी 5% ईंधन तो बचा ही हुआ है रेड जायंट के पास, तो वो बहुत तेज गति से घूमता है न्यूट्रॉन स्टार। और तेज गति से घूमने के बाद क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलेगा, और उस विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलने के बाद वो न्यूट्रॉन स्टार किसमें चेंज हो जाएगा, पल्सर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रॉन स्टार पल्सर में चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्वेसर और पल्सर क्या है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन स्टार्स है ना, या फिर फास्ट मूविंग स्टार्स है क्वेसर और पल्सर। देखिए ये लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट देख रहे हैं ना, तो पल्सर को यूनिवर्स का लाइट हाउस भी कहा जाता है, पल्सर को यूनिवर्स का लाइट हाउस भी कहा जाता है। यानी कि यूनिवर्स का क्या, लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ, पल्सर को यूनिवर्स का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा पल्सर। अब थर्ड में देखते हैं ब्लैक होल। ठीक है, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है, वैसा रेड जायंट या लाल दानव जिसका द्रव्यमान क्या हो, या वैसा तारा जिसका द्रव्यमान क्या हो, सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से भी ज्यादा हो, सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से भी ज्यादा हो, वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा आपको ब्लैक होल में, वो बदल जाएगा ब्लैक होल में। ठीक है, अब देखिए ब्लैक होल का डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होता है, मास देख रहे हैं ना कितना ज्यादा है, ब्लैक होल का भी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा होता है। और देखिए ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों कहते हैं, ये इतना घना है, ये इतना घना है कि इसमें जो जाता है इसी में रह जाता है, इसमें जो भी जाएगा उसी में रह जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। इवन लाइट भी जाता है तो वापस नहीं आता है, रिफ्लेक्ट करके वापस नहीं आएगा, ये उसी के अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये लाइट भी उसी के अंदर रह जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लैक होल, क्योंकि ये किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर आप लोग जानते हैं, वो ब्लैक कलर ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लैक कलर में क्या है कि जो भी कलर ब्लैक कलर के अंदर जाएगा वो अंदर रख लेगा, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग हरा रंग देख पा रहे हैं, तो हरा रंग क्या कर रहा है, हरा रंग को परिवर्तित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को absorb कर ले रहा है, कलर को रिफ्लेक्ट किया वो हमको दिखा। लेकिन ब्लैक कलर या काला रंग काला क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो सब सारे लाइट के सारे रेस को वो क्या कर रहा है, सारे रंगों को अपने अंदर समा गया, वो किसी भी रंग को परावर्तित नहीं कर रहा है, इसलिए हमको वो काला दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हीट और लाइट अपने अंदर सोख लेता है। वही है ब्लैक होल, उसी तरह से ब्लैक होल भी क्या करता है, लाइट को भी अपने अंदर समा लेता है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं करने देता है। और ये देखिए ब्लैक होल में कौन सा स्टेज है, ब्लैक होल भी जो है आपका, वो स्टार के लाइफ का कौन सा स्टेज है, ये भी तो डेड स्टार ही है। स्टार के लाइफ का कौन सा स्टेज है, ये डेड स्टार है, मरा हुआ तारा है ये भी ब्लैक होल, है ना। ब्लैक होल भी मरा हुआ ही तारा है, लेकिन वो, ये देखिए दो चीज है, ध्यान से आप देखिएगा, दो तारे को हम कह रहे हैं मरा हुआ तारा, एक है आपका कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ और एक है ब्लैक होल।
है ना, ये मरा हुआ तारा है, ये डेड स्टार है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ के पास भी क्या था, कोई एनर्जी नहीं था। और ये हमारा जो ब्लैक होल है, ये भी हमारा क्या है, डेड स्टार। ये कौन सा स्टार ब्लैक होल में चेंज हुआ है, जो कि चंद्रशेखर लिमिट से जिसका ज्यादा मास है। और कौन सा स्टार ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हुआ है, जिसका की मास चंद्रशेखर लिमिट से क्या है, कम है। ठीक है, जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है वो लास्ट में किस में चेंज हो जाएगा, कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ में। और जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है वो किस में हो जाएगा, आपका ब्लैक होल में। ठीक है, तो समझ में आ गया ये सिंपल वे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ फैक्ट्स है यहाँ से देख लेते हैं। हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन है, सन। सूर्य सबसे नजदीक का हमारा तारा है। और हमारा दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमारा दूसरा सबसे नजदीकी तारा है, सूर्य के बाद वाला। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है डॉग स्टार, जिसको कि साइरस भी कहा जाता है। ये सबसे चमकीला तारा है, ये ब्राइटेस्ट स्टार है, रात में ये सबसे ज्यादा चमकता है, सबसे ज्यादा चमकीला तारा है ना, रात के समय सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान कितना है, सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना। ठीक है, और इसका लश्चर कितना है, 2 टाइम्स द लश्चर ऑफ सन। सूर्य के चमक से 2 गुना है इसका चमक, इसका चमक सूर्य के चमक से 2 गुना है। और क्या है ये, 9 लाइट ईयर फ्रॉम द सन। ये सूर्य से कितना प्रकाश वर्ष दूर है, ये काफी दूर है। सूर्य से समझिए कि 9 प्रकाश वर्ष दूर है, सूर्य से 9 प्रकाश वर्ष दूर। हमारे पृथ्वी से तो और ज्यादा दूर होगा, इसलिए हमको ये दिखाई नहीं देता है दिन में, है ना। रात के समय क्या होता है, हम लोग सूर्य के पीछे आ जाते हैं, इस तरह से होता है ना, पृथ्वी जैसे घूमती है तो रात हो जाए, हमको लगता है कि रात हो गया, सूरज डूब गया, सूरज तो वही है, हम ही लोग चल के उसके पीछे आ गए। ठीक है, मतलब हमारा जो फेस है ना, वो उसकी, हमारा जो मतलब उसकी, हमारा जो बैक है उसकी तरफ हो गया, हमारा मुंह है दूसरी तरफ हो गया। और तभी तो हमारे यहाँ दिन होता है तो दूसरे देश में रात होता है, इस तरह से कंटिन्यू चलते रहता है दिन रात का सिलसिला। तो हमारे यहाँ रात हुआ है, इसका ये मतलब थोड़ी है सूरज डूब गया, सूरज तो वही है, बस हम उसके अपोजिट में चले गए। तो देखिए, डॉग स्टार बहुत ज्यादा दूर है सूरज से। अब आप कहेंगे कि ये इतना तो चमकीला है, ये सूर्य से 2 गुना चमकीला है, फिर भी हमको क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये बहुत दूर है, हमको इसका प्रकाश नहीं दिखाई देता दिन में। हाँ, रात में दिखाई देता है, क्योंकि रात के समय तो हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम इसको रात में देख सकते हैं। और ये कितना दूर है, सूर्य से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। और सबसे ज्यादा चमकीला तारा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बताएगा, एक पोल स्टार या ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का के बारे में सब लोग जानते होंगे। ध्रुव तारा का जो प्रकाश है या किरण है, वो क्या करेगा, हमारे उत्तरी ध्रुव के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उत्तरी ध्रुव के साथ या नॉर्थ पोल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कौन, आपका पोल स्टार। और ये क्या है, वेस्ट से ईस्ट में घूमता है। पोल स्टार जो है आपका वेस्ट से ईस्ट में घूमता है, बाकी तारे ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, पूरब से पश्चिम, लेकिन पोल स्टार पश्चिम से पूरब घूमता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में ध्रुव तारे से क्या पता लगाया जाता था, दिशा का पता लगाया जाता था, क्योंकि पता है कि ये उत्तर दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि उत्तर दिशा या नॉर्थ डायरेक्शन किधर है मालूम कर लिया जाता था। लेकिन अभी डायरेक्शन मालूम करने के लिए इसका कोई यूज नहीं होता, कंपास यूज कर लेते हैं हम लोग हर जगह। इसका हम यूज कहाँ होता है, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश को ये करने में, डिटरमाइन करने में, है ना, अक्षांश को या लॉन्गिट्यूड को डिटरमाइन करने में, निर्धारण करने में, अक्षांश का निर्धारण करने में का यूज है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके। चलिए एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं सारे का। हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल क्या है, ये क्या फंडामेंटल पार्टिकल है, किसने इसका डिस्कवरी किया, हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस ने मिलकर किया था। लियान लेडरमैन ने इसको क्या कहा, गॉड पार्टिकल कहा। सर्न यूनिवर्सिटी, सर्न लेबोरेटरी में इसी का सिमिलर पार्टिकल बनाया गया, है ना। सर्न क्या है, रिसर्च सेंटर है, कहाँ पर है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। क्या इंडिया इसका मेंबर है, हाँ है। चलिए फिर देखते हैं स्टार का लाइफ साइकिल। स्टार किससे बनता है, सबसे पहला स्टेज क्या है स्टार के लाइफ का, नेबुला। फिर क्या है स्टार, फिर क्या है रेड जायंट। रेड जायंट होने के बाद 2 भागों में बट जाएगा। अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा आपका व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत बामन और कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, अगर चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा का द्रव्यमान हुआ तो वो तो उसमें क्या होगा, सुपरनोवा होगा।
सुपरनोवा बनने के बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक होल सबसे लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। तो छोटे तारे में हम देखते हैं कि कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ जो है वो मरा हुआ डेड स्टार है, और बड़े तारों में हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक होल है वो क्या है, डेड स्टार है ना। अगर जो तारे जिसमें भी सुपरनोवा हो रहा है वो लास्ट में किस में चेंज हो जाएंगे, ब्लैक ड्वार्फ में चेंज होके वो मर जाएंगे, है ना, मतलब सॉरी ब्लैक होल में वो चेंज हो जाएंगे। जिस भी बड़े तारे में सुपरनोवा का कंडीशन हो रहा है, सुपरनोवा का प्रोसेस हो रहा है, जिससे कि वो न्यूट्रॉन तारा पल्सर क्वेसर बन रहा है, वो लास्ट में किसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि मरना ही है न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर को भी तो लास्ट में ना, उनका भी लाइफ तो खत्म ही है, क्योंकि 5% तो ईंधन बचा हुआ है। तो वो भी लास्ट में किसमें चेंज हो जाएंगे, ब्लैक होल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए ब्लैक होल का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और ब्लैक होल को ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने से किसी को भी पास होकर आने नहीं देता है, सबको अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है, अब नेबुला में आप देख लिए कि नेबुला में क्या होगा, गैसेस होगा, डस्ट का पार्टिकल होगा, और ये क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होगा, जिसके कारण हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। फिर आता है स्टार। स्टार में हमारा क्या होता है कि जो ईंधन होते हैं प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ईंधन क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन संलयन होकर किसमें चेंज होगा, हीलियम में। स्टार का अपना हीट और अपना लाइट है। ठीक है, रिवीजन हो गया। फिर हमारा रेड जायंट या लाल दानव। रेड जायंट में क्या होता है, मात्र 5% ईंधन बचा हुआ है, 95% ईंधन खत्म हो चुका, मात्र 5% ईंधन बचा हुआ है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, रेड जायंट कहते हैं। चलिए, और रेड जायंट में जब स्टार आता है तो इसका साइज थोड़ा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब रेड जायंट के बाद अगर चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो व्हाइट ड्वार्फ में बदल गया। व्हाइट ड्वार्फ क्या है, आपका ये जो तारे हैं उसका लाइफ का लास्ट स्टेज है, मतलब मरणासन पर पड़ा हुआ है अब तारा व्हाइट ड्वार्फ। तो उसका फ्यूल क्या होगा, लास्ट ही फेज में बचेगा। उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ के बाद छोटे तारे किस में बदल गए, कोल्ड ब्लैक ड्वार्फ। वो मर गया, ठंडा पड़ गया, और वो किस में, वो काला पड़ गया, ठंडा पड़ गया, मर गया, डेड हो गया, और फ्लोट कर रहा है स्पेस में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बड़े तारों के पास, जिसका मास जो है वो क्या है, चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है। तो बड़े तारे के पास आएंगे तो उसमें क्या होगा, सुपरनोवा का कंडीशन होगा, सुपरनोवा का प्रोसेस होगा, विस्फोट होगा उसमें। सुपरनोवा कहने का मतलब बड़ा विस्फोट, विस्फोट होगा उसमें। विस्फोट होकर वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, क्वेसर बनेगा, पल्सर बनेगा, और लास्ट में ब्लैक होल होके मर जाएगा। न्यूट्रॉन कौन बनेगा, जिसका द्रव्यमान 1.4 गुना से ज्यादा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से ज्यादा और 3 गुना से कम, वो किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार में। न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेज गति से घूमेगा, तेज गति से घूमता है, और घूमते हुए वो क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, और वो किसमें चेंज हो जाता है, पल्सर में। ठीक है, तो यानी कि पल्सर और क्वेसर ये दोनों बहुत फास्ट मूविंग स्टार है। ठीक है, अब उसके बाद बनेगा क्या, ब्लैक होल बनेगा। तो ये न्यूट्रॉन स्टार क्वेसर पल्सर ये भी लास्ट स्टेज में किसमें चले जाएंगे, ब्लैक होल में ही चले जाएंगे, ब्लैक होल बनकर ये भी मर जाएंगे, है ना। और या फिर जो जिनका द्रव्यमान, जिस भी आपका रेड जाइंट जिसमें भी सुपरनोवा हो रहा है, उसका मास अगर 3 गुना से ज्यादा हो तो वो ब्लैक होल में चेंज हो जाएंगे डायरेक्ट, वो डायरेक्ट ब्लैक होल में चेंज हो जाएंगे, वो न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेंगे, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, वो क्या घूमेगा, वो डायरेक्ट ब्लैक होल में चेंज हो गया, वो डेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से स्टार का क्या है, कंप्लीट लाइफ साइकिल बहुत से छोटे तरीके से आपको समझाया है ना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आपको एग्जाम में आने वाला सटीक क्वेश्चन है। पल्सर को क्या कहा जाता है, लाइट हाउस भी कहा जाता है यूनिवर्स का, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिख रहा है। पल्सर को यूनिवर्स का लाइट हाउस कहा जाता है, क्योंकि लाइट यहाँ से जनरेट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपका क्या है, नियरेस्ट स्टार हमारा क्या है, सूरज है, सन है। सेकेंड नियरेस्ट प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। फिर आते हैं डॉग स्टार के पास, ये ब्राइटेस्ट स्टार है जो कि रात में हमको दिखाई देगा, और इसका क्या है, मास जो है सूर्य के मास का 2 गुना है। चमक भी सूर्य के चमक का 2 गुना है, और ये क्या है, सूर्य से 9 प्रकाश वर्ष दूर है, 9 लाइट ईयर दूर है। उसके बाद आते हैं ध्रुव तारा या पोल स्टार पे। ध्रुव तारा क्या है, हमारा नॉर्थ पोल के साथ ध्रुव तारे का जो रेज है, लाइट है, वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्रुव तारा किधर से किधर रोटेट करता है, पश्चिम से पूरब, बाकी तारे पूरब से पश्चिम रोटेट करते हैं। एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में ध्रुव तारा का यूज किस लिए करता था, डायरेक्शन को जानने के लिए, लेकिन अभी अभी इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड को डिटरमाइन करने में। तो बस यही सारी चीजें थी जो कि बहुत छोटे में आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये चैप्टर स्टूडेंट्स को लगता है ना कि कैसे इसमें पढ़े, क्या इसे क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा,
वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स बना के आपको हम पढ़ाएंगे, जिससे कि बहुत इजी वे में आप पढ़ते चले जाएंगे। ये सारा कुछ जो भी आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट्स, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। हाँ, टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, उसका किस नेम से है, सुप्रिया जीएस स्टडी सेंटर के नेम से है टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जो भी क्लासेस हो रहा है उसका। तो देखिए यहाँ पर तो हम एक चैप्टर आपको ले रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का यूनिवर्स चैप्टर, लेकिन एक ही चैप्टर तो नहीं है ज्योग्राफी में, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फिर पूरे होल जीएस में बहुत चैप्टर्स हैं। तो ये मेरा एजुकेशन ऐप है सुप्रिया जीएस स्टडी सेंटर। इसमें क्या है कि सारे सब्जेक्ट जीए का सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी बहुत ही कम फीस में, बहुत ही नॉमिनल फी में। यहाँ पर आपको एजुकेशन दिया जाएगा किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए कर रहे हो, इंडियन एयरफोर्स के लिए कर रहे हो, नेवी के लिए कर रहे हो, एनडीए के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पर आके जीएस पढ़ सकते हैं। आप ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इसके डैशबोर्ड पे जाइएगा। डैशबोर्ड पे आप भी लगा हुआ है, वहां आप देख चेक कर सकते हैं डेमो क्लास कैसा है। और फिर आपको पेड कोर्सेज भी है ना, जिसमें कि आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ना हो, इंडिविजुअली पढ़ना हो या सारे सब्जेक्ट्स ग्रुप में पढ़ना हो, एक साथ सारा सब्जेक्ट्स पढ़ना हो, साइंस बैकग्राउंड पढ़ना हो, आर्ट्स पढ़ना हो, सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। फी आपका बहुत ही नॉमिनल है, आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो खुद आपको फी पता चल जाएगा। कोशिश ये किया गया है कि मैक्सिमम लोग पढ़ सके, है ना। इकोनॉमी के वजह से या फिर आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक होने की वजह से या फिर जो भी हो, पैसे के कारण जो बहुत लोग क्लासेस नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी पढ़ सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे हमारा वीडियो, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, ज्वाइन करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।